हाय गाइस, यह है लेक्चर 3 ऑफ कस्टम ड्यूटी। तो फटाफट आइए देख लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़े थे। देखिए दोस्तों, हम लोग फर्स्ट लेक्चर 1 में मैंने आपको बोला था कि कस्टम ड्यूटी में मैं सबसे पहला बोला था कि कस्टम ड्यूटी किस चीज़ पर लगता है। मैं यहाँ बोला था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, नहीं कि नॉट ए सर्विस। सर्विस पे नहीं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अगर सर्विस करते हैं उसमें जीएसटी लगेगा, उसमें कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। ओनली गुड्स पे कस्टम ड्यूटी लगता है, ठीक है। तो इंपोर्ट का मतलब मैं बोला था, एक्सपोर्ट का मतलब बोला था। फिर से मैं आपको बोला था कि ड्यूटी कब कलेक्शन और पेमेंट होता है। फिर चार्जिंग सेक्शन 12 में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब भी हम आपको कहे थे। तो उसके बाद मैं कस्टम रूल्स बोले थे। तो उसके बाद टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी में क्या क्या चार्ज होता है। बेसिक कस्टम ड्यूटी, जीएसटी लगेगा, जीएसटी कॉम्पनसेशन से, एनसीसीडी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, अदर ड्यूटीज़, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद में फिर से हम आपको बोले थे ऑब्जेक्ट ऑफ कस्टम ड्यूटी में बोले थे आपको कि कलेक्टिंग रेवेन्यू के कस्टम ड्यूटी हम क्यों लेते हैं, इसलिए कि रेवेन्यू कलेक्ट होता है और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को रेगुलेट किया जाता है। उसके बाद डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके बाद हम प्रिवेंट करते हैं स्मगलिंग ऑफ गुड्स, जो गुड्स स्मगलिंग होता है उसे प्रिवेंट करते हैं। इलीगल इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हम प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद में मैं आपको बोला था डेफिनेशन ऑफ इंडिया के बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया है, उसके 12 से 24 नॉटिकल माइल तक इंडियन कस्टम वाटर है, जहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर को पावर दे दिया जाता है कि उस सीज करना है, अरेस्ट करना, स्टॉप करना है आरसीसी और वेसल को। और 200 नॉटिकल माइल तक हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उसे बोलते हैं, जहाँ पर ऑयल रिग एंड नेचुरल गैस पर्पज के लिए होता है। सिर्फ वही चीज़ इंडिया है, अदर इंडिया नहीं है। उसके बाद में सिग्निफिकेंस ऑफ टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया बोला था। उसके बाद में सिग्निफिकेंस ऑफ 24 नॉटिकल माइल आप लोग देखे थे। फिर उसके बाद में हम लोग देखे थे सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। फिर उसके बाद हम लोग लास्ट लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पढ़े थे कोस्टल गुड्स। कोस्टल गुड्स क्या होता है कि इंडिया के अंदर एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट को अगर माल ट्रांसफ़र होता है तो उसको कोस्टल गुड्स बोला जाता है। कन्वेंस में वैसे का व्हीकल आता है, उसका कस्टम एरिया क्या होता है, जहाँ पर कस्टम एरिया इंक्लूड्स कस्टम स्टेशन, और उस एरिया जहाँ पर क्लियर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गुड्स क्लियर होने से पहले केप्ट किया जाता है, उसे कस्टम एरिया बोलते हैं। ड्यूटेबल गुड्स किसे बोला जाता है? ड्यूटेबल गुड्स जिस गुड्स पे ड्यूटी लगता है लेकिन ड्यूटी पेड नहीं हुआ होता है। फॉरेन गोइंग वेसल का मतलब भी मैं आपको बोल चुका था। उसके बाद गुड्स का मतलब ये बोला था कि गुड्स का मतलब 3 लेयर आता है, वेसल, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल, ये 3 चीज़ आएगा। उसके बाद स्टोरेज आएगा, बैगेज आएगा, करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आएगा। उसके बाद मूवेबल प्रॉपर्टी आएगा। उसके बाद केस लॉ एक बोला था कि ड्राइंग, डिजाइन, मैनुअल्स एंड टेक्निकल आर गुड्स लिएबल टू कस्टम ड्यूटी। उसके बाद इंपोर्ट रिपोर्ट आईजीएम के बारे में बोला था कि इंपोर्ट रिपोर्ट कहाँ पर लगता है कि जब व्हीकल में गुड्स आता है तो वहाँ पर लगता है क्या, इंपोर्ट रिपोर्ट फाइल होता है। कौन फाइल करता है? पर्सन इंचार्ज फाइल करता है प्रॉपर ऑफिसर को विदिन 24 आवर आफ्टर इट्स अराइवल इन कस्टम स्टेशन। उसके बाद में मैं आपको कहा था कि आईजीएम का कहाँ फाइल होता है? वेसल और एयरक्राफ्ट के वक्त में आईजीएम फाइल होता है, जहाँ पर पर्सन इंचार्ज माल डिलीवर करने से पहले आईजीएम फाइल किया जाता है। तो उसके बाद में हम लोग अभी पढ़ेंगे पर्सन इंचार्ज। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो वेसल हो या एयरक्राफ्ट हो या नहीं तो व्हीकल हो, उसका जो पर्सन इंचार्ज होता है तो वो क्या करता है, आईआर हो या आईजीएम हो, वो फाइल करता है हमारे प्रॉपर ऑफिसर को। देखिए यहाँ पर्सन इंचार्ज कौन होता है? इट मीन्स वेसल में पर्सन इंचार्ज होता है मास्टर ऑफ वेसल। एयरक्राफ्ट में कौन होता है? कमांडर और पायलट इंचार्ज। उसके बाद ट्रेन में कौन होता है? कंडक्टर और गार्ड होता है। व्हीकल में ड्राइवर होता है। अदर कन्वेंस में पर्सन इंचार्ज होता है, ठीक है। इंपोर्टेड गुड्स का मतलब कौन होता है? इंपोर्टेड गुड्स का मतलब है गुड्स बॉट इनटू इंडिया फ्रॉम वन प्लेस आउटसाइड इंडिया। न बोलता है बट डज नॉट इंक्लूड गुड्स विच हैव बीन क्लियर फॉर होम कंजम्पशन। बोलता है अगर बाहर से इंडिया को माल आए, ठीक है, लेकिन वो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? नॉट क्लियर फॉर होम कंजम्पशन, ठीक है, नॉट क्लियर फॉर होम कंजम्पशन। अगर होम कंजम्पशन के लिए क्लियर हो जाता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक गुड्स बोलेंगे, ना कि इंपोर्टेड गुड्स बोलेंगे। इंपोर्टेड गुड्स इंडिया के बेस लाइन के अंदर आ जाए, लेकिन
इंडिया के बेस लाइन के अंदर आ जाए, ठीक है, लेकिन वो क्लियर फॉर होम कंजम्पशन नहीं होना चाहिए, इसको इंपोर्टेड गुड्स कहते हैं। फिर कहते हैं गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट क्या होता है। देखिए दोस्तों, देखिए ये यूएसए है, गुड्स इन ट्रांजिट और गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट भी मैं आपको बहुत एलाबोरेटली बोला था दोस्तों। और उसके बाद में अभी देखेंगे रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी। देखिए रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी मैं कल बोला था आपको, ठीक है, तो और एक बार अब आज बोलने के बाद एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। तो देखिए मैं वहाँ बोला था इन केस ऑफ वेयर हाउसिंग के केस में रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या होगा, और इन केस ऑफ विदाउट वेयर हाउसिंग के वक्त में रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी क्या होगा। जब देखिए दोस्तों माल जब आया, ये हुआ इंडिया, ठीक है, ये है इंडिया, ठीक है, ये है इंडिया। अगर माल आगे मेरे यहाँ पहुँचता है, ठीक है, तो ये कस्टम स्टेशन है, ठीक है, एक कस्टम स्टेशन माल उतरा, उसके बाद में मैं बिल ऑफ एंट्री फाइल किया और माल को वापस अपने डोमेस्टिक गुड्स घोषित करा दिया, ठीक है। तो अगर मैं बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, उसके बाद मैं अपना घर को अपना माल ले गया, ठीक है, तो इस वक्त में रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी क्या लगेगा। तो देखते हैं रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी क्या होगा जब बिल ऑफ एंट्री सबमिट किया जाता है और एंट्री इनवर्ड, जब एंट्री इनवर्ड ग्रांट किया जाता है, ठीक है, एंट्री इनवर्ड ग्रांटेड जब किया जाता है व्हिचएवर लेटर, जो डेट बाद में आएगा वही होगा क्या वही होगा रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी, ठीक है। तो उसके बाद वेयर हाउसिंग के केस में होता है जब बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट किया जाता है फॉर होम कंजम्पशन के लिए, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 सीएमए के बुक से देखेंगे। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2 है, तो इसमें बोलता है कि जो इम्पोर्टर है वो इम्पोर्ट करता है गुड्स जिसका वैल्यू होता है $10,000, ठीक है, ऑन असेसेबल वैल्यू बेसिस। असेसेबल वैल्यू दे दिया है और हम को और कैलकुलेशन करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया है रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी। डेटा में इसका जो रेट है दो रेट दिया है। एक दिया है कि बिल ऑफ एंट्री जब फाइल किया गया जिस डेट में उस डेट का रेट, और एक डेट दिया है डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड ग्रांटेड टू द वेसल, ठीक है, तो वो दिया है 12%, ठीक है। यहाँ पर डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री 25 फरवरी, ठीक है, 25 फरवरी। डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड ग्रांटेड 5 मार्च, विच एवर इज लेटर कौन है 5 मार्च। तो 5 मार्च का जो रेट है वही रेट लेंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है। तो यहाँ के हिसाब से हमारा हो गया है, ठीक है, जैसा कि हम लोग यहाँ पढ़े थे रेट ऑफ ड्यूटी एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड ग्रांटेड टू द वेसल, ठीक है, जब वेसल को एंट्री इनवर्ड ग्रांट किया गया विच एवर इज लेटर, कौन सा डेट हुआ, तो यही डेट हुआ एंट्री इनवर्ड ग्रांटेड विच एवर इज लेटर, जो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से हो गया पहला। उसके बाद में एक्सचेंज रेट, वहाँ पर जो दिया था $10,000 दिया था, तो उसको हम जो एक्सचेंज करेंगे किस चीज़ में करेंगे, तो कौन से हम रुपीज़ में करना पड़ेगा। पहला दिया है कि देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है इन केस ऑफ सिंगल एक्सचेंज ऑफ सीबीआईसी गिवन, अगर सिंगल रेट दिया होगा तो वही रेट ले लेना है। अगर मल्टीपल डेट का मल्टीपल रेट दिया होगा सीबीआईसी के हिसाब से, तो हम लोग क्या करेंगे जिस दिन बिल ऑफ एंट्री सबमिट किया गया है तो वही रेट ले लेना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, तो यहाँ क्वेश्चन पे दिया है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री कितना दिया है, बिल ऑफ एंट्री 25 फरवरी में कितना 58 रुपीज़ दिया है, ठीक है, पर डॉलर। तो यही रेट लेना होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों आंसर में क्या दिया है, आंसर में असेसेबल वैल्यू कितना 10,000 इंटू 58 कर लिया है, तो इतना आ गया। बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना 12%, यहाँ पर हम लोग पढ़े थे अभी, देखिए दोस्तों 12%, ठीक है। तो 12%, तो 5,80,000 का 12% कितना हुआ 69,600 हो गया। उसके बाद में सोशल वेलफेयर SWS चार्जेस 10% लगेगा किस चीज़ में, बेसिक कस्टम ड्यूटी। दैट मीन्स 69,600 के ऊपर 10% लग गया। IGST लगेगा किसके ऊपर, ये तीनों अमाउंट को ऐड कर देना, ठीक है, ये तीनों अमाउंट को ऐड करके IGST 18% लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 अमाउंट लिख लिया, लिखने के बाद IGST 18% कर लिया। टोटल कस्टम ड्यूटी 69,000, 6,960, 1,18,181 ऐड कर दिया, बस टोटल कस्टम ड्यूटी निकल चुका। देखिए फ्रेंड
तो हम लोग यहाँ पर रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी देखना भी वेयर हाउसिंग के लिए। वेयर हाउसिंग का क्या है, जब मैंने हम लोग डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री जब प्रेजेंट करते हैं फॉर होम कंजम्पशन के लिए, वेयर हाउस में जब गुड्स रहता है वहाँ पर वेयर हाउस से जब हम होम कंजम्पशन के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं उसी डेट को हमको लेना है रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी। उसके बाद में एक्सचेंज रेट कब का लेना है दोस्तों, देखिए इन केस ऑफ वेयर हाउस के केस में क्या दिया है, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। ठीक है, तो जब हम वेयर हाउस के लिए, वेयर हाउस में गुड्स रखने के लिए जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं उसी डेट का एक्सचेंज रेट लेना है। आइए देखते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं। लिखा है इम्पोर्टर इम्पोर्टेड सम गुड्स, एंट्री इनवर्ड ग्रांटेड टू द वेसल। एंट्री इनवर्ड वेसल को ग्रांट किया गया 7 फरवरी में। ठीक है, तो उसके बाद में गुड्स वेयर क्लियर फ्रॉम चेन्नई पोर्ट फॉर वेयर हाउसिंग। वेयर हाउस चेन्नई पोर्ट से वेयर हाउसिंग के लिए क्लियर किया गया 8 फरवरी में। ठीक है, आफ्टर असेसमेंट द बिल ऑफ एंट्री वाज प्रेजेंटेड ऑन 1 फरवरी फॉर वेयर हाउसिंग। बिल ऑफ एंट्री जो फाइल किया गया वेयर हाउस के लिए 1 फरवरी में। उसके बाद असेसेबल वैल्यू दिया है $10,000। उसके बाद अज्यूम दैट नो एडिशनल ड्यूटी इज पेबल, द गुड्स वेयर हाउस्ड आर चेन्नई एंड वेयर क्लियर फ्रॉम चेन्नई वेयर हाउस ऑन 4 मार्च। जो गुड्स वेयर हाउस में था, वेयर हाउस से क्लियर किया गया फॉर होम कंजम्पशन के लिए 4 मार्च में। ठीक है, तो उसमें बोला है कि ड्यूटी कितना पे किया जाएगा। ठीक है, तो उसको हमको निकालना है, और एक्सचेंज रेट एंड रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी दे दिया है। दोस्तों देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रेट लिया जाएगा और कौन सा एक्सचेंज रेट और कौन सा परसेंटेज लिया जाएगा ड्यूटी के लिए। तो ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर दे दिया है सब बिल ऑफ एंट्री जब सबमिशन किया जाता है वेयर हाउसिंग के लिए 1 फरवरी में, उसका एक्सचेंज रेट दे दिया है 55 और बेसिक कस्टम ड्यूटी दे दिया है 10%। डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड ग्रांटेड टू वेसल। वेसल को जब एंट्री इनवर्ड ग्रांट किया जाता है 7 फरवरी में। ठीक है, तो उसका भी एक्सचेंज रेट दे दिया है, उस डेट का भी कस्टम ड्यूटी का रेट दे दिया है। और क्लियर ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस, वेयर हाउस से जब हम क्लियर करते हैं, ठीक है, तो उसका भी डेट 4 मार्च दे दिया है, उसका एक्सचेंज रेट दे दिया है ₹60 और बेसिक कस्टम ड्यूटी उसका दे दिया है 12%। ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर जो हम देखे थे कि पहला देखना है कि हम लोग जो ड्यूटी लेंगे कितना परसेंट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ड्यूटी कितना रेट का लेना है कि जब हम होम कंजम्पशन के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं जिस डेट का, ठीक है, तो उसी डेट में जो भी ड्यूटी दिया होगा ड्यूटी का परसेंटेज वही लेना है। होम कंजम्पशन के लिए जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं तो यहाँ देखना है कि बिल ऑफ एंट्री हम कब फाइल किए होम कंजम्पशन के लिए। देखिए बिल ऑफ एंट्री हम होम कंजम्पशन के लिए जो फाइल किए हैं तो यहाँ पर दिया है वेयर हाउस क्लियर फ्रॉम वेयर हाउसिंग, दे दिया कितना परसेंट, 12%। ठीक है, तो यही लेना है 12%। उसके बाद में बोलता है कि एक्सचेंज रेट कब का लेना है। देखिए दोस्तों, एक्सचेंज रेट हमको लेना है जब हम वेयर हाउसिंग के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं। ठीक है, तो वेयर हाउसिंग के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं उसी डेट ₹50 पर $US लेना है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर वही चीज़ दे चुका है। यहाँ पर देखिए एक्सचेंज रेट इज $55। उसके बाद देखिए यहाँ पर तुम्हारा बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना लिया है, 12%, वही चीज़ दे दिया है। असेसेबल वैल्यू इतना है तो उसको एक्सचेंज रेट डाल देना है $10,000 इंटू ₹55। ठीक है, बेसिक कस्टम ड्यूटी तो 12% हो गया, उसका सोशल वेलफेयर चार्जेस निकल गया, तो टोटल कस्टम ड्यूटी पूछा था एक्सक्लूड IGST, तो इतना होगा। IGST डाल देने से तो हम लोग का निकल जाएगा कितना टोटल ड्यूटी निकल जाएगा, टोटल कस्टम ड्यूटी इंक्लूडिंग IGST। यहाँ पर इंक्लूडिंग कुछ नहीं पूछा था। अब एक कॉन्सेप्ट हमें देखना है, पिलफरेज गुड्स। ठीक है, पिलफरेज का मतलब होता है जब हम लोग का गुड्स अगर कस्टम स्टेशन में आ जाता है, आने के बाद क्लियर फॉर होम कंजम्पशन जब नहीं हुआ रहता है उससे पहले, क्लियर फॉर होम कंजम्पशन से पहले अगर छोटे छोटे टुकड़ों में अगर जब गुड्स हमारा चोरी होना शुरू होता है तो उसको जो छोटे छोटे टुकड़ों में जब हमारा गुड्स चोरी होता है तो उस छोटे छोटे टुकड़े को क्या बोला जाता है, पिलफरेज बोला जाता है। तो अभी पढ़ेंगे कि पिलफरेज गुड्स पे ड्यूटी लगेगा या नहीं लगेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है नो ड्यूटी इज पेबल द पिलफरेज फाउंड बिफोर गुड्स। ठीक है, तो जो पिलफरेज जो पाया जाता है कि हाँ छोटे टुकड़े में चोरी हुआ है तो उसमें ड्यूटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो दिया है कि पिलफरेज फाउंड बिफोर गुड्स क्लियर फ्रॉम कस्टम्स,
तो कस्टम में क्लियर होने से पहले इसको शो करना है कि पिलफरेज हुआ है। कस्टम स्टेशन से अगर क्लियर हो जाता है गुड्स तो उसका हम लोग वो चीज़ का यहाँ पर पिलफरेज में नहीं दिया है। पिलफरेज उसे बोलते हैं कि गुड्स कस्टम स्टेशन में आने के बाद, अनलोड होने के बाद, जब अनलोड हो जाता है वहाँ से लेकर, अनलोड से लेकर क्लियर फॉर होम कंजम्पशन, ठीक है, क्लियर फॉर होम कंजम्पशन, ठीक है। तो इसी दौरान के अंदर अगर छोटे टुकड़ों में अगर गुड्स चोरी होता है तो ये एक्ट सेक्शन 13 उसी को ही डील करता है कि उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगा। इफ़ द ड्यूटी इज पेड बिफोर फाइंडिंग द पिलफरेज, अगर पिलफरेज पिलफरेज होने के पहले अगर हम ड्यूटी पे कर दिए हैं तो उसको रिफंड क्लेम भी कर सकते हैं। सेक्शन 13 डज नॉट अप्लाई फॉर द वेयरहाउस गुड्स, वेयरहाउस गुड्स के लिए सेक्शन 13 अप्लाई नहीं है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में फिर से देखेंगे नो ड्यूटी लाइबिलिटी ऑन, देखिए कि सैंपल ऑफ गुड्स कंज्यूम, तो यहाँ पर दिया है कि सैंपल ऑफ गुड्स कंज्यूम में कोई ड्यूटी नहीं लगेगा। डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टेस्टिंग एग्जामिनेशन, टेस्टिंग और एग्जामिनेशन के वक्त में कुछ गुड्स अगर जब डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, तो उस वक्त में भी कोई ड्यूटी नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए कंडीशन टू बी सेटिस्फाई फॉर एग्जाम्पशन फ्रॉम ड्यूटी, तो जो पिलफरेज जो होता है, ठीक है, तो कुछ ऐसा कंडीशन है जिसको अगर सेटिस्फाई अगर किया जाए तो उसे पिलफरेज माना जाएगा और सेक्शन 13 के अंदर कवर होगा, जिसमें ड्यूटी नहीं लगेगा। सबसे पहला होता है इंपोर्टेड गुड्स शुड हैव बीन पिल्फर्ड, ठीक है, वो पिल्फर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला बात यह है कि वो छोटे आकार में चोरी होना चाहिए। कि सेकेंड बोलता है द पिलफरेज शुड हैव अकर्ड आफ्टर द गुड्स आर अनलोडेड। मैं क्या बोला था यहाँ पर कि गुड्स अनलोड होने के बाद होना चाहिए चोरी, उसके बाद, बट बिफोर द क्लियर फॉर होम कंजम्पशन, होम कंजम्पशन से पहले चोरी होना चाहिए। द पिलफर गुड्स शुड नॉट हैव बीन रिस्टोर बैक टू द इम्पोर्टर, ठीक है। तो उसके अगर चोरी हो गया है उसका ड्यूटी भी माफ़ हो गया है, और ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि चोरी के बाद अगर ड्यूटी माफ़ हो गए तो फिर से दोबारा चोर लाके उसका माल उसको ना दे दे, अगर दे दे तो फिर से ड्यूटी देना पड़ेगा। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 वुड नॉट अप्लाई इफ इट कैन बी शोन दैट पिलफरेज टुक प्लेस प्रायर टू द अनलोडिंग ऑफ द गुड्स, अगर गुड्स अनलोड होने से पहले यानी पानी में है उसी वक्त में ही डिस्ट्रॉय हो गया, चोरी हो गया, तो उसमें पिलफरेज सेक्शन 13 अप्लाई नहीं होता है। इन केस ऑफ पिलफरेज ओनली सेक्शन 13 अप्लाइज एंड रिमिशन ऑफ ड्यूटी अंडर सेक्शन 23(1) इज नॉट परमिशेबल। रिमिशन में डिस्ट्रॉय हो जाता है या नेचुरल कैलामिटी आता है, गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इन केस में सेक्शन 23(1) अप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहली बात यह है पिलफरेज का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में गुड्स अनलोड होने के बाद और क्लियर फॉर होम कंजम्पशन से पहले अगर छोटे छोटे आकार में चोरी होना शुरू हो तो उसे पिलफरेज कहते हैं, उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगा। कंडीशन ये है कि जो शख्स पिलफरेज का फ़ायदा उठाया है अगर उसने ड्यूटी नहीं दिया तो उसको पिलफरेज गुड्स रिस्टोर नहीं होना चाहिए। उसके बाद में बोलता है कि उसके बाद बोलता है सेक्शन 13 वुड नॉट अप्लाई इफ इट कैन शोन दैट पिलफरेज टुक प्लेस प्रायर टू द अनलोडिंग ऑफ गुड्स। इन केस ऑफ पिलफरेज ओनली सेक्शन 13 अप्लाई एंड रिमिशन ऑफ ड्यूटी अंडर सेक्शन 23(1) इज नॉट परमिशेबल, ठीक है। तो एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 8 भी अभी देखना है। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल 7 में क्या है, इफ गुड्स आर पिल्फर गुड्स चोरी हुआ है आफ्टर द ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस, वो होम कंजम्पशन का जो क्लियरेंस देता है, क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, उसके बाद चोरी हुआ है, इज मेड बट बिफोर द गुड्स आर एक्चुअली क्लियर, ठीक है। तो गुड्स एक्चुअली वो वहाँ से इम्पोर्टर लिया नहीं है लेकिन वो बोल दिया है, परमिशन दे दिया क्लियर के लिए, प्रॉपर ऑफिसर परमिशन दे दिया है, लेकिन इम्पोर्टर गुड्स लिया नहीं है, लेना वाला है लेकिन उससे पहले चोरी हो गया है। ड्यूटी वुड लिवाइड, क्या ड्यूटी लगेगा? तो आंसर होता है यस, इम्पोर्टर हैज़ टू पे ड्यूटी बट नोट रिफंड कैन बी क्लेम। उसके बाद वो रिफंड ले सकता है क्योंकि कस्टम स्टेशन में रहता है कि कस्टम स्टेशन का जिम्मेदारी किसका होता है, प्रॉपर ऑफिसर का होता है, तो उसके अधीन में रहते हुए ही चोरी हुआ है तो रिफंड क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल 8 बोलता है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 वुड अप्लाई इफ इट कैन बी शोन दैट पिलफरेज टुक प्लेस प्रायर टू द अनलोडिंग ऑफ गुड्स, ठीक है।
तो अनलोडिंग होने से पहले, प्रायर टू द अनलोडिंग ऑफ गुड्स, गुड्स अनलोड होने से पहले वही पानी में था, जहाज में था, तो वहीं से चोरी हो गया है, सेक्शन 13 वुड नॉट अप्लाई इन गिवन केस। ठीक है, तो सेक्शन 13 इस केस पर नहीं लगेगा, दैट मीन्स तो ड्यूटी चार्ज होगा। इसके बाद एक बहुत अच्छा चीज़ देखने वाले हैं कि सेक्शन 22 ऑफ कस्टम ड्यूटी एक्ट, कस्टम एक्ट का सेक्शन 22 देखना है कि अबेंडमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन डैमेज गुड्स, के गुड्स अगर लाते वक्त में, अगर हमारा लाते वक्त या अनलोड करते वक्त या नहीं तो क्लियर से पहले या नहीं तो वेयरहाउस में रखने के दौरान में, बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, अगर गुड्स मेरा अगर डैमेज हो जाता है तो इन दैट सिचुएशन तो हमें क्या मिलेगा, तो क्या हमें ड्यूटी देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, अगर देना पड़ेगा कितने अमाउंट पे देना पड़ेगा, कितने एक्सटेंट पे देना पड़ेगा, तो वही चीज़ पढ़ेंगे। पहले देखिए, डैमेज बिफोर अनलोडिंग, अनलोडिंग करने से पहले पानी में था, जहाज में था, वहीं डिस्ट्रॉयड हो गया, ठीक है, डैमेज हो गया। डैमेज एट एनी टाइम आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, ठीक है, तो बोलता है कि अनलोडिंग के दौरान में बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, अनलोडिंग के बाद बट होम कंजम्पशन से पहले तो हमारा गुड्स डैमेज हो गया। उसके बाद बोलता है डैमेज ड्यूरिंग वेयरहाउसिंग, वेयरहाउस में जब रखा गया था उसी वक्त में हुआ, बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, ठीक है, तो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करने से पहले, लेकिन वेयरहाउस में माल था, वह उसी वक्त में कुछ तूफानी स्टॉर्म, कुछ तो तूफानी लहर आई कि मेरा पूरा माल धो के ले गया, ठीक है, तो उस क्षेत्र में भी क्या होगा कि हमें ड्यूटी माफ होगा या नहीं, वो देखना है। एग्जाम्पल 9, सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट अच्छा वाला, कि देखिए अगर मैं एक माल लाया, तो जैसे कुछ रॉ मटेरियल लेके आया तो उसका वैल्यू था 5 करोड़, तो डैमेज होने के बाद कुछ उसके अंदर ऐसा कुछ मटेरियल बाकी था जिसका वैल्यू 2 करोड़ था, वो सही सालिम निकला, अच्छा सही था, तो मुझे ड्यूटी कितने पर देना पड़ेगा, 2 करोड़ पे देना पड़ेगा। तो वही उसका कैलकुलेशन कैसा होगा, अमाउंट ऑफ ड्यूटी चार्जेबल आफ्टर अबेंडमेंट, ठीक है, तो आफ्टर अबेंडमेंट हमें कितना अमाउंट ऑफ ड्यूटी चार्ज होगा, ड्यूटी ऑन गुड्स बिफोर डैमेज, डैमेज से पहले कि अगर डैमेज नहीं होता कितना देना पड़ता, माइनस करना है वैल्यू ऑफ डैमेज, वैल्यू ऑफ डैमेज कितना हुआ है, कितने रुपए का डैमेज हुआ, डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ गुड्स बिफोर डैमेज, गुड्स का वैल्यू निकालना, वैल्यू गुड्स का वैल्यू कितना डैमेज हुआ है और कितना डैमेज नहीं हुआ है, मल्टीप्लाई करना है ड्यूटी ऑन गुड्स बिफोर डैमेज, बिफोर डैमेज डैमेज से पहले कितना अगर डैमेज नहीं होता तो ड्यूटी कितना पड़ता, तो इसका परसेंटेज निकाल के इसके साथ माइनस कर देना है, ठीक है, तो उतना ही परसेंट हमको देना है। तो देखिए दोस्तों, ये एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा वाला एग्जाम्पल है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि एक इम्पोर्टर था एक्स लिमिटेड, वो यूएसए से माल लाया 50,000 रुपये का, जो डैमेज हो गया था, 10,000 वैल्यू का माल जो था डैमेज हो गया था। उसके बाद टोटल कस्टम ड्यूटी ऑन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, जो इम्पोर्टेड जो गुड्स हुआ था तो बिफोर डैमेज उस पर रेट कितना होना चाहिए था, 6,180 रुपये, ठीक है, 6,180 रुपीज़ उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी लगने वाला था, ठीक है, तो इस चीज़ में तो हमें ये भी देखना है कि ये विलफुल एक्ट के हिसाब से नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसमें हम लोग का कितना अमेंडमेंट होगा वो देखना है, ठीक है। तो बिफोर हम लोग के यहाँ पर एग्जाम पर पढ़े थे, तो बिफोर डैमेज हम लोग का कितना ड्यूटी लगेगा, 6,180 माइनस 40,000, जगह डैमेज कितना 10,000 हुआ है, तो 50,000 10,000 चला गया, 40,000 डिवाइडेड 50,000 इंटू मल्टीप्लाई बाई 6,180, तो इसका परसेंटेज निकल गया, ठीक है। कितना हुआ है, तो उसको माइनस करने के बाद तो कितना निकलेगा 4,944 जब निकला, ठीक है, तो इतने का हमको देना पड़ेगा, मीन्स 10,000 के ऊपर जो ड्यूटी है तो वो माफ़ हो जाएगा, लेकिन और जो 40,000 के ऊपर ड्यूटी वो देना पड़ेगा, 4,944 देना पड़ेगा, दैट मीन्स तो इतने के ऊपर ये ड्यूटी माफ़ हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे ही निकलेगा। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट है रिमिशन ऑफ ड्यूटी ऑन गुड्स लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स। बोला जाता है कि अगर जब गुड्स डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो उसमें मगर पिल्फरेज गुड्स नहीं होना चाहिए, क्या पिल्फरेज गुड्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन 23 बोलता है रिमिशन ऑफ ड्यूटी,
ऑन गुड्स लॉस्ट, मतलब जब हम लोग का ड्यूटी माफ़ किया जाएगा अगर गुड्स लॉस और डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जैसा कि अगर तूफ़ानी लहर आए और अगर जब कुछ साइक्लोनिक स्टॉर्म आए, ठीक है, अगर जब हमारा चाहे वो वेयर हाउस में गुड्स रहे या चाहे समंदर पे गुड्स रहे, अगर पूरा गुड्स बर्बाद हो जाए तो उस वक्त में हमें ड्यूटी माफ़ किया जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ दिया है सेक्शन 23। आप लोग को मैं नोट्स दूंगा, आप लोग नोट्स में देख सकते हैं।